26 जनवरी 2011 सुबह 8:46 पे गुजरात के भुज इलाके में अचानक से जो है जमीन हिलने लगती है और देखते ही देखते कुछ सेकंडों के अंदर जो है आपका बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो खंडर में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे ही आपका मार्च 2011 के अंदर जापान के अंदर द ग्रेट सुनामी आती है और वो सुनामी इतनी बड़ी सुनामी थी कि उसने पूरे जापान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को ही चेंज कर दिया था। इसके अलावा 2015 अप्रैल 2015 के अंदर नेपाल के अंदर भूकंप आता है जिसकी वजह से आधे से ज्यादा जो नेपाल है वो आपका खंडर में तब्दील हो जाता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप ही से पूछ रहा हूं कि क्या आप और आपका जो परिवार है वो आने वाले भूकंप से सुरक्षित है? क्या आप जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं वो घर आपका इतना मजबूत है कि वो आने वाले भूकंप के झटकों को झेल सकता है? आप अपने दिल पे हाथ रख के ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि जिस घर में आप रह रहे हैं क्या वो घर आपका भूकंप रोधी है? मैं गारंटी से आपको लिख के दे सकता हूं कि जवाब आपका ना ही मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम कभी बात ही नहीं करते हैं। जब भी हम किसी घर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं करते हैं। हम क्या बात करेंगे कि मैं एक ऐसा डिजाइन तैयार करूंगा कि जो पूरी सोसाइटी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इंटीरियर कराऊंगा अपने घर का कि पूरी रिश्तेदारी में किसी के घर पे ऐसा इंटीरियर नहीं होगा। या फिर मैं आपका ऐसी लोकेशन पे घर का कंस्ट्रक्शन कराऊंगा कि जिस लोकेशन पे कोई सोच भी नहीं सकता। क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि मैं एक ऐसा घर का कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, ऐसा घर बनवाऊंगा कि जो इतना मजबूत होगा कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मेरा घर इधर से उधर नहीं होगा? आपने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। हमारे पास भी जब कोई क्लाइंट आता है तो वो आपका सिर्फ बात क्या करता है, वो बात करता है एलिवेशन की बात करेगा, इंटीरियर की बात करेगा, वो आपका कॉस्टिंग की बात करेगा कि कितनी कॉस्टिंग आनी है। लेकिन कभी वो हमसे ये बात नहीं करता है कि सर मुझे आपका ऐसा घर चाहिए जो कि आपका अगर भूकंप के झटके भी आए तो उसको भी वो एब्जॉर्ब कर ले, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अभी भी मैं अगर रिकॉर्ड किया, अगर आप बात करोगे तो आप रिकॉर्ड चेक कर लेना, हर साल दुनिया के किसी ना किसी कोने पे कहीं ना कहीं भूकंप जरूर आता है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि अभी भी किसी भी कोने पे कहीं भी भूकंप आ रहा होगा। क्लियर? तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी चीज है कि हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। भूकंप जो है कभी भी आ सकता है। क्लियर? कभी भी आप किसी भी लोकेशन पे आप रह रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने पे अगर आप रह रहे हो तो अर्थक्वेक ऐसी चीज है जो कि नेचुरल डिजास्टर है जो कि कभी भी आ सकता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि जब आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उन बातों का ध्यान रख के आप अपने घर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। क्लियर? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है कि हाउ टू मेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउस। जो भी आप हाउस का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो उसको आप अर्थक्वेक कैसे बनाओगे। इसमें आपका सबसे जो पहला टॉपिक क्या है कि इंडिया के अंदर जो है जो पूरा इंडिया की ज्योग्राफी है, पूरा इंडिया का जो एरिया है उसको जो है 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जोन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका रिस्क फैक्टर यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे जोन 5 जो है, जो लोग आपका जोन 5 के अंदर रहते हैं वो हाई रिस्क में है, यानी कि वो तो इस चीज को नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका जोन 4 ये आपका हाई रिस्क वाला जोन है। आप यहाँ पे मैप के थ्रू देख सकते हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा पार्ट है वो जोन 5 के अंदर आता है। इसके अलावा गुजरात का ये वाला पार्ट जो भुज वाला पार्ट है ये सारा पार्ट आपका जोन 5 के अंदर आता है। ऐसे में ऊपर की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का कुछ इलाका जो है आपका, हिमाचल और उत्तराखंड का कुछ इलाका जो है आपका जोन 5 के अंदर आता है। तो अगर आप इन लोकेशन पे अगर आपका घर है तो आप इस चीज को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप हाई रिस्क पे है। कभी भी हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है आपके इस रीजन में आ सकता है और आपके सपनों का महल जो है वो मिनटों सेकंडों के अंदर जो है धराशायी हो सकता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जोन आता है आपका जोन 4। तो ये आपका जो ये वाला पार्ट है, ये कलर है आपका, ये कलर जो है आपका जोन 4 है। जोन 4 के अंदर भी आपका हाई रिस्क है। ठीक है, जोन 4 और जोन 5 जो है दोनों आपके हाई रिस्क के अंदर है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली आपका जो है आपका जोन 4 के अंदर आता है। इसके अलावा पूरा नॉर्थ इंडिया जो है आपका, ऊपर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल वाला एरिया और ये जितना एरिया आपका नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ एरिया, ये सारा का सारा रीजन जो है आपका जोन 4 के अंदर होता है। जोन 5 और जोन 4 के अंदर अगर आपका घर है तो ये आपका हाई रिस्क जोन है। तो यहाँ पे आप जरूर उन स्टैंडर्ड्स को
फॉलो करें, जिनकी वजह से आपका जो घर है वो आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बने। इसके अलावा जोन 3 जो होता है वहां पे थोड़ा मॉडरेट रिस्क है। ये येलो वाला रीजन जितना भी है वो सारा आपका मॉडरेट रिस्क है। और आपका यहाँ पे जो जोन 2 है यहाँ पे बहुत ही लो रिस्क है। यहाँ पे कुछ साल अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आते भी हैं तो बहुत ही लो इंटेंसिटी के आते हैं। तो अगर आपका रीजन घर जो है जोन 5 और जोन 4 के अंदर है तो बिल्कुल भी आप इन चीजों को नेग्लेक्ट ना करें और अपने घर के अंदर उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें जिनकी वजह से आपका घर जो है वो आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बने। क्लियर। बाकी आप अगर नेट पे भी किसी लोकेशन पे अगर आपका घर है, जिस भी लोकेशन पे आपका घर है, तो डायरेक्ट नेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन कौन से जोन के अंदर आती है। अगर जोन 5 जोन 4 के अंदर आती है तो आप हाई रिस्क पे है। आप बिल्कुल भी इन चीजों को जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं उन पैरामीटर्स की कि जिन पैरामीटर्स को यूज करके आप अपने घर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेन पैरामीटर है वो है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर्स। मैं इमेज के थ्रू आपको क्लियर करता हूं कि आपकी फ्रेम स्ट्रक्चर्स और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको 2 बिल्डिंग की स्ट्रक्चर दिख रही है, एक बिल्डिंग आपकी ये है और एक बिल्डिंग आपकी ये है। क्लियर। इस बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो इस बिल्डिंग पे आपको एक भी कॉलम देखने को नहीं मिलेगा, ना इस पे कॉलम है ना ही इस पे आपका जो है बीम है। क्लियर। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर एक नेटवर्क है, ये आपके कॉलम्स है और ये आपके बीम है। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर आपका कॉलम और बीम का प्रॉपर नेटवर्क होता है वो स्ट्रक्चर होती है आपकी फ्रेम स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर में आपके कॉलम और बीम का प्रॉपर नेटवर्क नहीं होता है वो होती है आपकी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर। तो कभी भी जब भी आप अपने घर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बना रहे हो तो आप जो है इस टाइप की स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी ना करें, प्रॉपर फ्रेम स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होती है ये आपका इस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में काफी हद तक अर्थक्वेक को रेजिस्ट करती है। ठीक है। ये आपका इसके कंपैरिजन में ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर लेते हैं। तो जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराएं तो हमेशा प्रॉपर फ्रेम स्ट्रक्चर्स बनाएं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग क्या करते हैं कि कॉलम तो बना देते हैं लेकिन यहाँ पे जो बीम होते हैं बीम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी ना करें। आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में जो है आप अपनी लाइफ को रिस्क पर रख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक नेटवर्क होना चाहिए आपका, किसका, आपका बीम एंड कॉलम का। तो कभी भी जब भी घर का कंस्ट्रक्शन कराएं फ्रेम स्ट्रक्चर ही जरूर यूज करें, ना कि लोड बेयरिंग मत यूज करना, फ्रेम स्ट्रक्चर यूज करना। इसके बाद मेरा इसमें जो नेक्स्ट है वो है आपका फाउंडेशन की डेप्थ। यहाँ पे भी अक्सर हम कंजूसी करते हैं। कंजूसी हम नहीं करते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्टर को हम काम देते हैं कंजूसी आपसे वो करवाता है। वो आपको बोल देगा कि आप अननेसेसरी पैसा जो है वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो आपके पैसे की बचत की बात नहीं कर रहा है, वो बचत की बात कर रहा है अपने पैसे की, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो उसमें उसकी लेबर की कॉस्टिंग जाएगी, अल्टीमेटली उसका जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा। लेकिन वो क्या करता है कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपको जो है ज्ञान दे देता है और बोलता है कि आप अननेसेसरी जो है पैसा वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो कभी भी अगर आप 2-3 फ्लोर का भी घर बना रहे तो 5 फीट से कम जो है अपने घर की डेप्थ ना रखें। इतना तो आपको रखना ही रखना है। हमेशा कोशिश करो कि जो आपके फाउंडेशन, ये आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन की डेप्थ जो है हमेशा 5 फीट से ज्यादा ही करने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही आपकी स्ट्रक्चर जो है वो अर्थक्वेक के टाइम पे स्टेबल होगा। क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो स्ट्रक्चर आपकी ऐसे ऐसे रोटेट करती है, तो अगर आपके फाउंडेशन की डेप्थ ज्यादा है तो वो आपका ज्यादा स्टेबल रहेगी आपका अर्थक्वेक के टाइम पे। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखो इमेज में दिख रहा होगा, ये आपकी फाउंडेशन की पिट है। तो ये जो डेप्थ है हमेशा कोशिश करिए कि 5 फीट से ज्यादा ही आपको लेनी है, 5 फीट से कम बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा कि 4 फीट बहुत है, 3 फीट काफी है, आप क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको 5 फीट पे ही जाना है अगर आपको अपने घर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाना है। इसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट आता है गुड क्वालिटी मटेरियल। अब मटेरियल के अंदर क्या होता है कि जैसे सीमेंट अगर आप लेने जाओ तो 250 रुपए का भी सीमेंट मिलता है और 500 रुपए का भी सीमेंट मिलता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में जो है आप सस्ते क्वालिटी का मटेरियल यूज कर लेते हो, या सस्ते क्वालिटी का मटेरियल जैसे सीमेंट आपने ले लिया, वो स्टार्टिंग में तो आपके पैसे बच जाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म आपको जो है उसका काफी हद तक नुकसान होने वाला है। और आपकी तो बिल्डिंग की लाइफ आपकी कम होती है। अगर आप थर्ड क्वालिटी मटेरियल यूज करते हो तो एक तो बिल्डिंग की आपकी लाइफ कम हो जाएगी, दूसरा आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी हाई चली जाएगी, और जो मेन फैक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। क्योंकि जब मटेरियल में आपकी स्ट्रेंथ होगी, मटेरियल आपका अच्छी क्वालिटी का होगा, तो वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू लोकल मटेरियल। ठीक है। तो हमेशा जब भी मटेरियल लेके आए अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेके आए, खासकर स्टील और सीमेंट के केस में। जैसे अगर आप रेनफोर्समेंट सरिये की अगर मैं बात करूं तो एक सरिया आता है आपका लोकल सरिया जो कि स्क्रैप से बनता है, और एक सरिया होता है जो कि आपका ओरिजिनल जो आयरन का सोर्स होता है, आयरन ओर्स,
उससे वो बनता है आपका। तो जो आपका स्क्रैप से जो सरिया बनता है उसका प्राइस कम होता है, लेकिन जो आपका आयरन ओर से जो सरिया बनता है उसका प्राइस हाई रहता है। आप अगर सेल का सरिया लाओगे, जिंदल का सरिया यूज करोगे या टाटा स्टील यूज करोगे तो वो आपका आयरन ओर से बने होते हैं, ना कि स्क्रैप से। और इसके अलावा जैसे गैलेंट है, राठी है, कामधेनु है, ये सरिया आपके लोकल सरिया होते हैं जो कि आपके बने हुए होते हैं किससे, आपका स्क्रैप से। एक तो इनकी लाइफ कम होती है, दूसरा क्या होता है कि इन पे बहुत ही जल्दी जंग लगता है। आप कभी भी एक सेल के सरिये को लेके आना या टाटा के सरिये को लेके आना और एक लोकल सरिये को लेके आना, दोनों को ऊपर ओपन छोड़ देना। सबसे पहले जो आपका डस्ट जंग जो लगेगा, रस्ट जो लगेगा, वो सबसे पहले जो लोकल सरिया है उस पे लगेगा। बाकी जो आपका टाटा का सरिया है, सेल का सरिया है, उस पर कम लेट आपका जो है उस पर जंग लगेगा। तो ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस टाइप का सरिया जो है आप यूज करो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मटेरियल जैसे ब्रिक हो गया आपका, ठीक है, कोर सैंड हो गया। कोर सैंड की भी अलग अलग क्वालिटी आती है, तो कोर सैंड आप किस क्वालिटी का यूज कर रहे हो, ब्रिक किस क्वालिटी का यूज करो, स्टील किस क्वालिटी का यूज करो, सीमेंट किस क्वालिटी का यूज करो। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग मटेरियल होते हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी के अपने घर के अंदर यूज करने हैं। इसके बाद आपका जो मेरा नेक्स्ट है वो है आपका हायर गुड कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। ये भी काफी अच्छा फैक्टर है, क्योंकि अगर आपके कंसल्टेंट को जिससे आपने ड्राइंग बनवाई अगर उसी को समझ नहीं होगी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस घर कैसे बनता है, तो वो आपको कैसे सजेस्ट कर पाएगा कि आप घर का जो आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस घर कैसे बनाएंगे। तो हमेशा जब भी किसी भी कंसल्टेंट को हायर करें तो उससे ये जरूर बात करें कि हमारा जो घर आप कंस्ट्रक्शन करके दोगे वो कितने मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक जो है वो आपका रेजिस्ट कर सकता है। जैसे मैं अगर बताऊं कि जब मैं 2015 में जब नेपाल के अंदर भूकंप आया था, तो उस टाइम पे जब मैं साइट पे काम करवा रहा था, तो जो क्लाइंट आते थे फ्लैट परचेस करने के लिए, उनका अक्सर ये क्वेश्चन होता था कि भाई ये जो आपकी बिल्डिंग आप बना रहे हो ये आपका कितने मैग्नीट्यूड तक का जो है आपका अर्थक्वेक जो है रजिस्ट कर सकती है। तो वो बिल्डिंग जो थी हमारी वो 7 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को रजिस्ट कर सकती थी। ये क्वेश्चन उस टाइम पे क्यों रेज हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे 2015 में जापान के अंदर अर्थक्वेक आया था और सभी ने देखा था कि जापान के अंदर क्या हालत हुई थी। तो इसलिए लोगों के अंदर एक क्वेश्चन डर बैठ गया था कि यार पता नहीं जो बिल्डिंग पे फ्लैट हम परचेस कर रहे हैं वो फ्लैट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है या नहीं है। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है लोग चीजें भूल जाते हैं और फिर से अपनी पुरानी आदतों में ढल जाते हैं। तो लेकिन आपको पुरानी आदतों में नहीं ढलना है। आप जब भी कोई कंसल्टेंट हायर करें तो हमेशा उससे ये जरूर आप कंफर्म करें कि आपका जो अर्थ डिजाइन वो बना रहा है वो कितने मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक रेजिस्ट कर सकता है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कंसल्टेंट ने तो अपनी ड्राइंग बना के आपको दे दी, लेकिन अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ही अगर आपका अच्छा नहीं है, उसी को काम की समझ नहीं है, तो वो आप चाहे कितना अच्छे से अच्छा डिजाइन बना लो, वो सारे डिजाइन की ऐसी तैसी कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को जरूर हायर करें। क्लियर। और कंसल्टेंट के साथ साथ अच्छा कॉन्ट्रैक्टर जरूर हायर करें। कंसल्टेंट भी आपको सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारी साइटों पे काम करते हैं। तो आप हो सके तो कंसल्टेंट से ही बात करके किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को आप सिलेक्ट करें। इसके बाद आपका इसमें जो नेक्स्ट है वो है आपका ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर के बाद जब हम पार्टीशंस करते हैं वो ब्रिक से ही पार्टीशन करते हैं, तो ब्रिक की भी काफी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, जैसे मोर्टार का रेशियो। हमेशा मोर्टार का रेशियो अगर आप जो है 1:3 से आप जो है 1:5 रखें, इससे ज्यादा ना करें। ठीक है, 6 तक ले जा सकते हो, लेकिन उससे ऊपर तो बिल्कुल भी ना लेके जाओ। अगर आप 4.5 इंच पार्टीशन वर्क कर रहे हैं, 4.5 इंच का ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो 1:3 से 1:4 आप यूज कीजिए। ठीक है, ये अच्छा रेशियो होता है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी ना जाए। और अगर आप 9 इंच का ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो 1:5 से आप 1:6 जो है यूज करें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1:3 यूज करें, किसके लिए, 4.5 के लिए, और 1:5 जो है आप यूज करें किसके लिए, 9 इंच के ब्रिक वर्क के लिए। क्लियर। तो रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ब्रिक को जो ज्वाइंट करता है वो क्या ज्वाइंट करता है, आपका मोर्टार ज्वाइंट करता है। जब मोर्टार के अंदर ही स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपकी ब्रिक वॉल के अंदर स्ट्रेंथ कहां से आएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है गुड क्वालिटी ब्रिक वर्क। नेक्स्ट है आपका कौन सा, गुड क्वालिटी ब्रिक। मार्केट में जब आप ब्रिक परचेस करने जाते हो कई सारी क्वालिटी की ब्रिक आती है, आपका A क्लास, B क्लास, C क्लास। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में बात करो तो अव्वल क्लास, अव्वल बोलते हैं कि अव्वल ईंटें हैं या नहीं है। ठीक है, तो जब भी जाओ हमेशा A क्लास ईंटें, मैं अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो A क्लास ईंट, ठीक है, जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वही ईंटें आप अपने घर के अंदर यूज करें, ना कि थर्ड क्वालिटी की ईंट यूज करें। कितना डिफरेंस होता है, अगर आपकी अच्छी क्वालिटी की ईंट होगी तो दिल्ली के अंदर उसका 6 रुपए 7 रुपए ये प्राइस है।
ठीक है, लोकल अगर आप ले लोगे तो 5 रुपए 5.5 रुपए ये रेट है, मुश्किल से 1-2 रुपए का फर्क पड़ता है। अगर 20,000 30,000 रिटेल लगे तो 20,000 रुपए का फर्क आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप उस चीज को कंपेयर करोगे, क्योंकि आज अगर आप कुछ पैसे बचा रहे हो उसको अगर आप लॉन्ग टर्म कंपेयर करोगे तो आपकी कॉस्टिंग बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि अल्टीमेट आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही होता है। दूसरा, आपकी बिल्डिंग की लाइफ कम हो जाएगी। अगर कोई बिल्डिंग आपकी 50 साल चलने वाली है तो हो सकता है वो 40 ही साल चलेगी। तो ये सारे कई सारे फैक्टर होते हैं कि आप स्टार्टिंग में तो पैसा बचा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड लिंटल। अक्सर मैंने ये देखा है कि जब हम जो हमारी जैसे ये डोर यहाँ इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये मेरे दरवाजे की ओपनिंग है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि दरवाजे के ऊपर जो है लिंटर प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। ये जैसे आपका यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये जैसे आपका ब्रिक वर्क है, ये आपका ब्रिक वर्क है, यहाँ पे मैंने एक दरवाजा प्रोवाइड किया, ये आपका एक डोर है और इसके ऊपर जो है आपका ये सब क्या है, ये आपका सब ब्रिक वर्क है। तो यहाँ पे आपको ऊपर इसके दरवाजे की चौखट के ऊपर जो ब्रिक वर्क होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक बीम डाला जाता है, ये बीम जिसको हम लोग बोलते हैं आपका लिंटल। अक्सर देखा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है आपका वो इस लिंटल को जो है अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आप जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि जब वाइब्रेशन होती है बिल्डिंग के अंदर तो सबसे पहले आपका यहीं से ही क्रैकिंग स्टार्ट होती है। अगर यहाँ पे आपका लिंटल प्रोवाइड किया गया तो क्रैक बहुत लेट आएंगे। अगर आपने लिंटल नहीं प्रोवाइड किया है तो आपके क्रैक यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको, क्योंकि जो आपकी चौखट होती है उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उसके ऊपर जितना भी ब्रिक वर्क आ रहा है उसका लोड ले लेगा। उस ब्रिक के लोड लेने के लिए हम क्या डालते हैं, आपका लिंटल प्रोवाइड करेंगे। वो लिंटल ही उस ब्रिक वर्क का लोड कैरी करता है और जब वाइब्रेशंस होती हैं तो वो वहां पे क्रैक नहीं आने देता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है ओपनिंग की परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आपका जितनी भी एक्सटर्नल वॉल्स हैं, जितनी भी आपकी जो एक्सटर्नल वॉल्स है उसमें आपका 30% से ज्यादा ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी इंटरनल वॉल्स है उसमें आपका जो है ओपनिंग जो है आपका वो 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इंटरनल वॉल के केस में। परसेंटेज का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी जो वॉल है एक्सटर्नल वॉल्स, उसका एरिया है आपका 100 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट, मान लीजिए कि उसका एरिया कितना है आपका 100 स्क्वायर फीट। तो आपको याद रखना है कि आपकी जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं, जो आपकी एक्सटर्नल वॉल्स है उसमें आपकी जो ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग कौन होती है, आपकी डोर और विंडो की जो ओपनिंग आप प्रोवाइड कराते हैं वो 45 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 45 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपका जो इंटरनल के केस में जो है वो आपका 30 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपकी टोटल वॉल का एरिया 100 स्क्वायर फीट है। तो ऐसे आप परसेंटेज कैलकुलेट करके, क्योंकि लोड जितनी ज्यादा ओपनिंग्स होंगी उतना ही आपकी जो ब्रिक्स होंगी वो लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से आपका जो है प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक फ्रेम स्ट्रक्चर का वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अल्टीमेटली जब अर्थक्वेक आएगा तो उस केस में आपका जो घर है वो उस स्टेबिलिटी के साथ जो है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आज की वीडियो के अंदर 5 पॉइंट ऐसे डिस्कस किए जो कि काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि अक्सर जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराएं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका घर जो है आने वाली जो त्रासदी है जो कभी भी घट सकती है, जिसका कुछ भी नहीं पता है, आप शाम को लेटे हो रात को अचानक से भूकंप आ सकता है। भूकंप का कोई टाइम नहीं होता, ना ही कोई आज तक ऐसा सिस्टम बना है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जो पहले से ही हमें इन्फॉर्म कर सके। जैसे हम आपका बारिश का अनुमान लगा सकते हैं कि भाई फलाना तारीख को बारिश हो सकती है, या हम ये लगा सकते हैं कि भाई बर्फ कब पड़ेगी, हम लोग ये बता सकते हैं कि इस साल कितनी गर्मी रहेगी, इस साल कितनी सर्दी रहेगी। लेकिन ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक डेवलप नहीं हुई है जो पहले ये बता सके कि भाई आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद जो है आपका किसी फिक्स डेट को जो है आपका इस एरिया में भूकंप आएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आपका पहले से ही सेफ्टी मेजर लेके चलना है अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तो जिन बातों का मैंने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया, जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराएं इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इससे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो या अपने घर का आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सभी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है काफी अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की फ्री नॉलेज जो है हम आपके लिए लेके आते रहते हैं अपने चैनल पे, जिसका हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।